बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 41 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है पिछले लेक्चर्स का वो क्लियर होगा। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई स्वेयर किस्म का इशू हो तो, और उसके अलावा आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो ये भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, वो कुछ टॉपिक्स हमने पीछे से पढ़ के आए हुए हैं, इनमें से सिर्फ एक न्यू टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है जी ऑर्थोगोनल बेसिस, फिर है हमारे पास ग्राम स्मिथ प्रोसेस, और फिर है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, ऑर्थोगोनल सेट या ऑर्थोगोनल बेसिस के बारे में हमने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर्स में। सबसे पहले हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने ऑर्थोगोनल सेट्स के बारे में पढ़ा, अब हम और उसके बाद हमने ऑर्थोगोनल बेसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, ऑर्थोगोनल जो वेक्टर्स होते हैं उनको आप यूँ लिखते हो कि अगर आपके पास u का ट्रांसपोज v इक्वल टू 0 आना चाहिए, या u का डॉट प्रोडक्ट v के साथ इक्वल टू 0 आए, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स थे। ठीक है, उसके बाद हमने ऑर्थोगोनल सेट के बारे में पढ़ा। ऑर्थोगोनल सेट्स में वो कहता है लेट S इज इक्वल टू u1 u2 अप टू up बी द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन Rn। एक स्पेस है Rn, उसमें से आपने वेक्टर्स का एक सेट लिया जिसको आपने S कह दिया। इस सेट टू बी ऑर्थोगोनल सेट इफ ऑल वेक्टर इन S आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। मतलब कि S में हमारे पास u1 u2 u3 u4 u5 अप टू up है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल से मुराद ये है कि u1 और u2 ये आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर होने चाहिए, u1 और u3 आपस में ऑर्थोगोनल हो, इसी तरह u1 अप टू up, u2 अप टू up, ये सारे आपस में ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो हम इस तरह के सेट को ऑर्थोगोनल सेट कहते हैं। उसके बाद आए थे ऑर्थोगोनल बेस। लेट S इज इक्वल टू u1 u2 अप टू up बी द बेसिस ऑफ अ सब स्पेस W इन ऑफ Rn। मतलब कि हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ वेक्टर लिया है जो कि हमने Rn स्पेस में से एक सब स्पेस जिसको हमने W कहा था, उस W के अंदर से हमने एक सेट ऑफ वेक्टर्स निकाला है जिसको हमने S कहा है। is also an orthogonal basis if S is an orthogonal set। अगर S जो है ये हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट होगा, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब ऊपर वाली ऑर्थोगोनल सेट वाली, तो हम कहेंगे कि जी ये जो ऑर्थोगोनल सेट है ना, इसके जो बेसिस हैं वो ऑर्थोगोनल बेसिस है। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हम कहते थे कि लेट S इज इक्वल टू u1 u2 अप टू up बी द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इन Rn। एक बात याद रखिएगा, जब बेस की बात आएगी तब सब स्पेस की बात आएगी, जब बेस की बात नहीं आएगी तब सिंपल हमारे पास स्पेस दी होगी Rn। इस सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ S इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है ना, मसलन अगर हम ऑर्थोगोनल सेट हमारे पास है, हमने ये देखा था कि ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन में कि u ट्रांसपोज इनटू v इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू 0 होता है। ये u डॉट v या u का इनर प्रोडक्ट ऑफ v इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम कहते थे कि जी ये ऑर्थोगोनल सेट है, फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। फिर हमने कहा कि जी ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, अगर हम इनका इकट्ठा एक सेट बना दें तो हम उस सेट को उस सूरत में ऑर्थोगोनल सेट कहेंगे अगर वो
उसके जो वेक्टर्स हैं वो खुद म्यूचुअली जो हैं उस सेट के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली तौर पर आपस में ऑर्थोगोनल हों। ठीक है, अब वो जो ऑर्थोगोनल सेट हो गया, ऑर्थोगोनल सेट की जो बेसिस होंगी वो ऑर्थोगोनल बेसिस कहलाएंगी। इसी तरह ही ऑर्थोनॉर्मल में ये है कि अगर आपके पास कहते हैं कि जी एस इज अ नॉन जीरो वेक्टर इन आर एन is said to be orthonormal set if S is an orthogonal set of unit vector। मतलब कि जीरो की जगह पर हमारे पास वन आना चाहिए, जैसे U ट्रांसपोज इंटू वी इज इक्वल टू जीरो था ना, तो हमारे पास वन आना चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में let S be the basis of subspace W of Rn is an orthonormal basis if S is an orthonormal set। अब ज़रा देखें बेसिस के लिए, सबसे पहले हमें उसने कहा जी ये बेसिस है, ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा जो गिवन सेट है वो ऑर्थोगोनल सेट है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो ऑर्थोगोनल सेट है फिर हमने फाइंड आउट करना है कि वो ऑर्थोगोनल सेट जो है वो यूनिट वेक्टर है या उसके वेक्टर्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। अगर तो वो यूनिट वेक्टर है तो वो ऑर्थोनॉर्मल हो गया। ठीक है ना, और जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा उसकी बेसिस जो होंगी वही हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगी। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एक थ्योरम आता है। इस थ्योरम का नाम जो है ना, इसको हम कहते हैं ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास वो कहता है गिवन बेसिस x1 अप टू xp फॉर अ बेसिस ऑफ w ऑफ Rn डिफाइन। x1 हमारे पास गिवन है, वो कहता है अगर आपने बेसिस फाइंड आउट करनी है तो v1 इज इक्वल टू होगा x1। v1 जो है वो हमारे पास x1 के इक्वल आएगा। ये एग्जांपल आप करेंगे ना तो आपको मज़ीद क्लियर होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ ले, मैं समझा रहा हूँ। v1 जो है वो आपके पास x1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जहाँ पर वो कहेगा ना कि जी आपके पास गिवन वेक्टर x1 दिस है, तो आपने इसका फाइंड आउट करना है प्रोसेस, एक तो मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, ग्राम स्मिथ प्रोसेस। अगर आपने इसका फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको v1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, और v1 जो है वो हमारे पास थ्योरम के मुताबिक x1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद v2 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है x2 माइनस x2 डॉट प्रोडक्ट v1 ओवर v1 डॉट प्रोडक्ट v1 इंटू v1। ये फॉर्मूला है v2 के लिए। ठीक है, और v2 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास v1 का होना लाजमी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर वो कहता है कि जी v3 भी फाइंड आउट करना है आपने, तो v3 का फॉर्मूला क्या हमारे पास जी, जितना जितना हमने जो जो फाइंड आउट करना है, अगर v4 कहता है तो यहाँ पर x4 आ जाना है, माइनस मसलन अब v3 की बात हो रही है तो x3 माइनस x3 डॉट प्रोडक्ट v1 ओवर v1 डॉट प्रोडक्ट v1 इंटू v1। ये तो है हमारे पास x3 के लिए, लेकिन इसकी सीरीज में x2 भी आएगा, और x2 आपके पास क्या होगा, माइनस x3 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 2 नहीं आएगा, x3 डॉट v2 ओवर v2 डॉट v2 इंटू v2। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आपने जहन में बिठा लेना। एग्जाम्पल में आपको मज़ीद इससे बेहतर फ़ायदा होगा, आप देखेंगे और आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। असल में जो चैप्टर है ना उसमें हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम्पल पहले आती है और फिर बाद में
ये जो हमारे पास थ्योरम है ना, ये बाद में आता है, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने थ्योरम पहले लिख दिया और एग्जाम्पल को बाद में किया, ताकि थ्योरम का बच्चों को पता होगा तो ही आगे जाके एग्जाम्पल सॉल्व होगी ना। एग्जाम्पल है, वो कहता है लेट W इज इक्वल टू स्पैन x1 x2, मतलब x1 और x2 स्पैन करते हैं तो हमारे पास W बनता है, वेयर x1 इक्वल टू दिस एंड x2 इक्वल टू दिस। फाइंड द ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ V1 एंड V2 फॉर W। ठीक हो गया, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास उसने ये नहीं कहा कि जी आपने इसको उस प्रोसेस से रिलेटेड जो है इसको सॉल्व करना है। उसने हमें जस्ट इतना कहा है कि आपने बेस फाइंड आउट करनी है, लेकिन ग्राम स्मिथ प्रोसेस जो है ना, इससे आप फाइंड आउट करने का उसने नहीं कहा। लेकिन हमने ऑब्वियसली कि हम ग्राम स्मिथ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हम इसको ग्राम स्मिथ प्रोसेस से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं ज़रा हम अपने एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल ये है, x1 भी गिवन है और x2 भी गिवन है हमारे पास। लेट p बी ए प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन टू x1। द कंपोनेंट ऑफ x2 ऑर्थोगोनल टू x1 is x2 minus p, which is w as it is formed from x2 and multiple of x1। ये स्टेटमेंट जो है ना, इसको आप छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, करना क्या है हमने सबसे पहले तो लेट किया कि v1 इक्वल टू x1 है, मतलब ये जो हमारे पास x1 गिवन है ना, ये इक्वल टू v1 के आ गया। ठीक हो गया। दूसरी बात, अब हमने V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 के लिए ये वाला जो चीज़ है ना, इसको आप भूल जाएं। V2 का डायरेक्ट फार्मूला जो है उसको देखें। V2 का डायरेक्ट फार्मूला क्या है? x2 माइनस x2 डॉट V1 ओवर V1 डॉट V1 इंटू V1। ठीक हो गया। x2 डॉट V1 आपने करना है, V1 क्या है हमारे पास? x1 है, मतलब x2 डॉट x1 आपने करना है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट लेना आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ था। लेट्स सी, हम इस 3 का इस मैट्रिक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। अगर साइन माइनस का हुआ तो फिर माइनस करना, अदरवाइज ऐड करना है। ठीक है ना, इस तरह करके हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे। तो हमारे पास जो आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास x2 जो है वो क्या हमारे पास 1 2 और 2, x2 1 2 और 2 माइनस माइनस हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली, ये जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इस टर्म का आंसर हमारे पास आ रहा है 15/45 और v1 हमारे पास कौन सा है? x1 है, मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला वेक्टर यहाँ पर हमने लिख दिया और इक्वल टू 0। हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0 0 2 आया है। ठीक हो गया। ये हमने इसको उस प्रोसेस से सॉल्व कर लिया है। एक तो मैं प्रोसेस का नाम भूल जाता हूँ, फिर आपको बता दूं। ग्राम स्मिथ प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। माइंड नहीं करना तो बंदा भूल भी जाता है। अच्छा जी, थस v1 v2 इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इन w। डायमेंशन w इज इक्वल टू 2 होगी एंड v1 v2 इज अ बेसिस ऑफ w। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल 2 सेम एज इट इज़ है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़। एग्जाम्पल 3, इसमें 3 मैट्रिक्स आ गए हमारे पास। ठीक है, कहता है कि जी कंस्ट्रक्ट करना है आपने कि ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ डब्ल्यू बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस। इसमें उसने हमें प्रोसेस बता दिया कि आपने ग्राम स्मिथ प्रोसेस को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो x1 हमारे पास किसके इक्वल होता है? v1 के, या v1 इक्वल टू x1 होता है, और v2 किसके इक्वल होता है? v2 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 डॉट v1 ओवर v1 डॉट v1 इंटू v1। ठीक है ना,
तो हमने इसकी वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला आ गया वेक्टर। ठीक हो गया। अब x3 हमारे पास किसके इक्वल है, v3 हमारे पास इक्वल होता है x3 माइनस x3 डॉट v1 ओवर v1 डॉट v1 इंटू v1 प्लस x3 डॉट v2 ओवर v2 डॉट v2 इंटू v2। सिंपल सा काम किया, वैल्यू पुट की और सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये अगर मैं सवाल समझाने लग पड़ा, क्वेश्चन आपको समझाने लग पड़ा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। सिंपल डेरिवेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है, आपने करनी है। फाइंड एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ अ कॉलम स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस। अब हमारे पास उसने एक मैट्रिक्स दे दिया है, वो कहता है कि इस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है ना, इनको यूज करते हुए आपने ग्राम स्मिथ प्रोसेस के जरिए वेक्टर्स फाइंड आउट करने। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये x1 हो गया, ये वाला जो है ये x2 हो गया और ये वाला x3 हो गया। अब आपके पास 3 कॉलम आ गए, ऊपर भी आपने 3 कॉलम्स वाला जो है ना वो फाइंड आउट वैल्यू की हुई है। तो सेम एज इट इज़ उसी तरह प्रोसेस होगा, मतलब कि पहले v1 इज इक्वल टू x1 आएगा, फिर v2 का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर v3 का फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस निकल आएंगी। अब आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ सब स्पेस स्पैन्ड बाय द फॉलोइंग वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमने फाइंड आउट करनी है। कौन सी? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए फॉर्मूला हमारे पास, ऑर्थोनॉर्मल के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर उसका ऑर्थोगोनल जो है वो इक्वल टू 1 आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है, तो हम उसको ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं ना उस सेट को। तो अगर वो सेट हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल, तो उसकी बेसिस भी हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल होंगी। ठीक है ना। तो सिंस बाय एग्जांपल फ्रॉम एग्जांपल 1 वी हैव v2 हमारे पास ये था, v1 ये है और v2 हमारे पास ये है। ये हमने ड्राइव किया हुआ एग्जांपल 1 में। अब एग्जांपल 1 पे जाएंगे तो v2 की वैल्यू 002 आ रही है। ठीक है, अब हमने इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए u1 इज इक्वल टू होता है v1 ओवर v1 का नॉर्म्स। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 1 ओवर v1 का नॉर्म्स इंटू v1 कर दिया। ये v1 का कॉलम है, मैट्रिक्स वेक्टर है, और ये v1 नॉर्म्स की वैल्यू है। तो हमने सिंपल करके इसको सॉल्व किया और हमारे पास u1 और u2 की वैल्यू आ गई है। एग्जाम्पल 6 में भी वो यही कह रहा है कि उसने x1 और x2 दे दिए हैं और वो कह रहा है कि ग्राम स्मिथ प्रोसेस के जरिए हमने इसको सॉल्व करना है। ग्राम स्मिथ प्रोसेस हमारे पास क्या है जी, v1 इज इक्वल टू x1 और v2 इज इक्वल टू आपके पास होता है x2 और x2 माइनस x2 डॉट v1 ओवर v1 डॉट v1 इंटू v1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सिंपल सा काम किया कि हमने x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट की और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास v2 भी ड्राइव हो गया। तो हमने इसके वेक्टर्स v1 और v2 बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस फाइंड आउट कर लिए हैं। आगे एक थ्योरम है। थ्योरम में कहता है इफ A इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विद लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम देन A कैन बी factored as A is equal to QR, where Q is an m cross n matrix whose columns from an orthonormal space for column A, and R is an n cross n upper triangular invertible with positive entries on its diagonal। मतलब वो कह रहा है कि आपके पास एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम ए मैट्रिक्स जो हमारे पास m क्रॉस n है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसको फैक्टर्ड बनाते हैं तो हमारे पास एक फैक्टर्ड आएगा, फैक्टर्ड हमारे पास आएंगे q और r। ठीक है, तो q हमारे पास जो है ना वो है m क्रॉस n मैट्रिक्स के कॉलम्स जो कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाते हैं उस एक मैट्रिक्स की। ठीक है, और R जो है वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की पॉजिटिव एंट्रीज होंगी ऑन इट्स डायगोनल।
आगे चलते हैं, आगे इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कहता है फाइंड द क्यू आर फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। फर्स्ट फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बाय अप्लाइंग ग्राम स्मिथ प्रोसेस ऑन द कॉलम ऑफ ए। हमारे पास कॉलम कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3। फॉर्मूला हमारे पास ग्राम स्मिथ का क्या बनता है, ये मैंने नीचे पेस्ट किया हुआ है। ये लिखा है जी v1 इज इक्वल टू x1 होता है, फिर v2 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 डॉट v1 ओवर v1 डॉट v1 इंटू v1, और v3 आपके पास इक्वल होता है x3 माइनस x3 डॉट v1 ओवर v1 डॉट v1 इंटू v1 माइनस x3 डॉट v2 ओवर v2 डॉट v2 प्लस इंटू v2। आपने इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए v1 v2 और v3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और आपने एक मैट्रिक्स क्यू बना ली है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, आर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू ट्रांसपोज ए के। अगर आप ए मैट्रिक्स और क्यू का ट्रांसपोज लो, जो आपने ऊपर अभी मैट्रिक्स ड्राइव किया हुआ है, तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा। सवाल काफ़ी लेंथी था और उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट किया हुआ था, इसलिए मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल डाली है नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट। आगे थ्योरम है, ये थ्योरम हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। कहता है इफ यू अप टू यूपी एज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ सबस्पेस W ऑफ Rn, देन प्रोजेक्शन y ऑन टू W इज इक्वल टू y डॉट u1 इंटू u1 प्लस y डॉट u2 इंटू u2 अप टू y डॉट up इंटू up। If u is equal to u1 u2 up to up, then projection y on w is equal to u into u transpose y for all y in Rn। ये थ्योरम हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास एक थ्योरम है, लेकिन वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और वो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। हमारा लेक्चर जो है ना वो यहीं तक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, मैं रिप्लाई करता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैंने खुद जो है ना वो आपके ऊपर छोड़ दी हैं कि आप खुद करें उनको सॉल्व। अगर कोई इशू आए एग्ज़ाम्पल में तो आप मुझसे तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।